हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो एक पार्ट हम लोग लेक्चर का कंप्लीट कर चुके हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एमसीक्यूज का। ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट के एमसीक्यूज की आपको मिल जाएगी। हमारे सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही यहाँ पर बचा है, जिसका एक पार्ट तो ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है फंडामेंटल डिफरेंस क्या है सर्बानस ऑक्सले एक्ट के और G20 OECD प्रिंसिपल्स जो है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इनके बीच में। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको कि जो SOX है वो केवल बैंक्स पर अप्लाई होता है, जबकि जो OECD प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे दोनों ही जगह अप्लाई हो रहे हैं, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, ऑल्सो यहाँ पर बैंक्स में। तो अगर दूसरे की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि ये लीगली बाइंडिंग है ऑन यूएस लॉ है विद स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, जबकि OECD प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके यहाँ पर नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। तीसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो OECD प्रिंसिपल्स हैं ये शेयर होल्डर के जो राइट्स हैं उन पर फोकस करता है, जबकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो SOX है वो आपके एक्सक्लूसिवली फोकस करता है स्टेक होल्डर के राइट्स पर। फोर्थ बोल रहे हैं SOX जो है वो डिजाइंड है यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड और फ्लेक्सिबल है, जबकि OECD प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे रूल बेस्ड या रिजिड हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि SOX क्या होता है, और साथ में यहाँ पर आपके पास में OECD के गाइडलाइंस क्या रहेंगे। तो अगर आपको ये वाला पार्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्बानस-ऑक्सले एक्ट की और OECD प्रिंसिपल की, तो ये दोनों ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इनका स्कोप और एप्लीकेशन चेंज होता है। SOX जो है वो आपके लिए एक यूएस की लॉ है, जो यहाँ पर ध्यान देती है कि किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो अच्छे से हो, उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को हम बढ़ाएं। जबकि OECD प्रिंसिपल्स यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसको हमें डेवलप करना है, राइट। तो यहाँ पर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई यहाँ पर जो बात की जा रही है सर्बानस-ऑक्सले एक्ट की, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो 2002 में ना ये एक्ट आया था। अब ये 2002 में एक्ट आया क्यों था, क्योंकि कुछ स्कैंडल्स देखने के लिए मिल रहे थे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ पर ठीक से नहीं हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि अब कंपनीज को एस्टैब्लिश करना है इंटरनल कंट्रोल्स, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स रखवाते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स आपको देखनी है। आपको यहाँ पर CEO, CFO इनके सर्टिफिकेट्स की जरूरत है जब आप यहाँ पर अपनी कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को पास करोगे, ताकि CFO यहाँ पर अगर वो अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बन जाती है। एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ पेनल्टीज भी लगाई थी कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया। अगर बात की जाए OECD की, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमारी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रिंसिपल बेस्ड हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं हमें उनकी राइट्स को बचाना है, ठीक है, उनकी वोटिंग राइट्स, उन्हें कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे सभी शेयर होल्डर्स को हमें अच्छे से ट्रीट करना है, उनके एंगेजमेंट को बढ़ाना है, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखनी है उसकी ये लोग बात करते हैं। आगे समझ में चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मेजर प्रोविजन है यहाँ पर सर्बानस-ऑक्सले एक्ट का, जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए लाया गया, क्योंकि स्कैंडल्स हुए थे, जैसा मैंने बताया ना यहाँ पर आपका, एक तो एनरॉन का स्कैंडल हुआ था, एक वर्ल्डकॉम का स्कैंडल हुआ था। तो इन्होंने बोला कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी को रखने की बात हो रही है जो कि ऑडिटिंग देखेगी। तो इस ऑडिटिंग बॉडी का नाम क्या होगा, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपका नाम क्या है इस बॉडी का। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, दूसरा बोल रहे हैं ऑडिट एंड रेन्यूमरेशन कमिटी, तीसरा बोल रहे हैं पब्लिक कमिटी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, और चौथा ये बोल रहे हैं यहाँ पर शेयर होल्डर प्रोटेक्शन एजेंसी। तो अब आपको बताना है कि क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब आप खुद से सोचो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बचाना है, अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ऑडिटिंग अच्छे से होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट्स को साइन करने के लिए हमारे पास CFO और CEOs होने चाहिए, राइट।
तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत होगा और कौन सा करेक्ट होगा। अच्छा बताओ, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो यहाँ पर किसके अंडर आनी चाहिए? अगर शेयर होल्डर प्रोटेक्शन की बात करें तो वो तो ओईसीडी के प्रिंसिपल्स बात कर रहे थे, राइट? अब आ जाओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल की, तो ये तो रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडिटिंग का तो इनका काम है ही नहीं। अब आते हैं ऑडिट और रेन्यूमरेशन कमेटी के ऊपर, तो यहाँ पर तो हमारी ऑडिट इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको स्टाफ ओवरसी करने की बात हो रही है, इनके रेन्यूमरेशंस क्या रहेंगे और ये सारी चीजों की बात तो हो नहीं रही। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ओवरसाइट करना है यहाँ पर, है ना, ओवरसाइट ही तो करना है, ओवरसी करना है ऑडिट इंडस्ट्री को, तो इसका आंसर क्या है? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ये एक लैंडमार्क फीचर था जिसमें इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन का जो इरा था उसे खत्म कर दिया। अब बात हुई कि एक पावरफुल इंडिपेंडेंट बोर्ड लेकर आओ जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेगी और ऑडिट फॉर्म्स को इंस्पेक्ट करेगी, राइट? अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ इंडियन कमिटीज की तरफ। तो सबसे पहले बात हो रही है कुमार मंगलम, राइट? कुमार मंगलम कमिटी जो है, अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो इस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंटल है जो कि इंडिया का क्लॉज 49 भी लेकर आया था, और यहाँ पर 49 क्लॉज जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? वो आपका है कि एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कैसी होगी अगर चेयरमैन ही एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको क्या पता होना चाहिए कि कुमार मंगलम बिरला कमेटी यहाँ पर किसके अंडर आई थी और ये बेसिकली यहाँ पर क्या बात कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुमार मंगलम के बारे में कि भाई ये यहाँ पर श्री कुमार मंगलम बिरला जो हैं वो कौन थे, एंड यहाँ पर क्या इनकी जो पूरी की पूरी कमेटी बैठी थी वो किस पर्पस से बैठी थी। तो देखो, इन्होंने यहाँ पर इस कमेटी का आने का पर्पस यही था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसे प्रैक्टिकल अप्रोच में यहाँ पर लेकर आना था, और यहाँ हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने थे कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, और जो बैड गवर्नेंस है उसे खत्म करना था। तो अब यहाँ पर कुछ सुटेबल अमेंडमेंट्स की बात हुई जब हमारी कोई भी लिस्टिंग एग्रीमेंट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये कमेटी आई थी आपकी 1999 में। 1999 में से कौन लेकर आया था? सेबी ने इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया था। तो 1999 में आई हुई इस कमेटी का यहाँ पर मेन जो क्लॉज 49 था वो किसके बारे में था? पहला बोल रहे हैं एटलीस्ट 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं हमारे बोर्ड के वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं एटलीस्ट हाफ जो बोर्ड है वो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। तीसरा बोल रहे हैं जितने भी डायरेक्टर्स हैं चेयरमैन को छोड़कर सभी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और फोर्थ में बोल रहे हैं कि इसके पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए देन नॉन एग्जीक्यूटिव। तो देखो, क्लॉज 1949 जो है वो ये बोलता है कि यहाँ पर एटलीस्ट 50% जो बोर्ड है उसमें हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो ऐसे में 1/3 होने चाहिए। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर 50% यहाँ पर बोर्ड का होना चाहिए, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव होता तो 1/3 लोग जो हैं वो हमारे फिर ऐसी सिचुएशन में क्या बन जाते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते। तो अगर चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर, तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कि पूरी तरीके से मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के। इंडिपेंडेंट होते हैं जो बाहर से अपॉइंट होकर आते हैं, उनका कंपनी में ना तो कोई शेयर होल्डिंग होता है ना कोई यहाँ पर कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कुमार मंगलम कमेटी जो है इनकी यहाँ पर एक रिपोर्ट थी जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए बोर्ड कमिटीज के लिए। ये बोल रहे हैं व्हाट डिड इट रिकमेंड रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, कि भाई यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी आपकी आएगी वो किस तरीके की होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला एटलीस्ट 5 मेंबर्स होने चाहिए जिसमें कि आपके सीईओ भी आएंगे। दूसरा बोल रहे हैं सभी मेंबर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए जिनके पास में डीप नॉलेज है। तीसरा बोल रहे हैं जो चेयरमैन है कमेटी के वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे और जो कमेटी है वो एटलीस्ट 3 बार मिलेगी 1 साल में। चौथा बोल रहे कमेटी ही ऑप्शनल है,
तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई यहाँ पर कुमार मंगलम कमेटी जो है वो किसके बारे में बात कर रही है। तो ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन अगर आपके ऑडिट कमेटी की होगी तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बताए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और कमेटी 3 बार एटलीस्ट यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑडिट कमेटी है तो उसमें उसके चेयरमैन आपके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कमेटी एटलीस्ट 3 बार एक साल के अंदर मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स यहाँ पर कमेटी का हिस्सा होने चाहिए। कितने मेंबर्स? 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो चेयरमैन है वो एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी, जब यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसमें हमारे चेयरमैन को शेयर होल्डर्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और यहाँ पर जो हमारी ऑडिट कमेटी है वो क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सभी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इनके करने बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, और एक डायरेक्टर यहाँ पर साउंड नॉलेज के, याद रखना। तो कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे रहेंगे आपके, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके रहेंगे जो कि चेयरमैन भी आपके बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कमेटी किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोल सकती है कि आप मीटिंग में आओ, तो लेकिन वो यहाँ पर उनको इनवाइट कर रही है, कमेटी का पार्ट नहीं बना रही है। ओके, और जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग की तरह काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक जो मीटिंग हो गई आपकी, ठीक है, एटलीस्ट 3 बार होनी है साल में मीटिंग, इसमें भी एक मीटिंग आपकी फाइनलाइजेशन जो आपका एनुअल अकाउंट्स का होगा उससे पहले बैठनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप अपने बैलेंस शीट, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनको फाइनलाइज कर रहे हो और इनको पब्लिश करने वाले हो तो इनको फाइनलाइज करने से पहले भी एक ऑडिट कमेटी बिठाओ और वो यहाँ पर आपकी सारी चीजों को चेक करेगी। और हर कमेटी की यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लास्ट मंथ में आपने 3 कमेटीज बिठा दी, कम से कम यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा का गैप आपको नहीं रखना। तो एक कमेटी अगर जनवरी में बैठी तो कोशिश करो कि जून में दूसरी मीटिंग आपकी हो जाए। ऐसा नहीं है कि सारी आप दिसंबर में रख रहे हो। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, यूजुअली तो मार्च से अप्रैल होता है, सॉरी अप्रैल से मार्च होता है, बट एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अच्छा, ऑडिट कमेटी की पावर्स इन्होंने क्या क्या बोली थी, तो इन्होंने यहाँ पर बोला था कि कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो आप ऑडिट कर सकते हो। तो जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं आप आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ले सकते हो एम्प्लॉइज से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटीज में कंपैरेटिव की। तो नरेश चंद्र कमेटी बैठी थी जिन्होंने स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस बनाकर चलना है हमें। तो ऐसी सिचुएशन में कौन एक यहाँ पर कौन सा एक की प्रपोजल आपके लिए रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला बोल रहे हैं कि जो की ऑफिसर्स हैं एक ऑडिट फर्म के वो ज्वाइन नहीं कर सकते ऑडिटेड कंपनी को फॉर एटलीस्ट 2 years आफ्टर द लास्ट ऑडिट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने एज यहाँ पर ऑडिटिंग की, ठीक है, अब जब आपने ऑडिटिंग की तो जिस कंपनी को आपने ऑडिट किया उसको कम से कम 2 साल तक तो आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। इसके बाद में जो चेयरमैन और सीईओ है आपके, उनका रोल यहाँ पर क्या है, सेपरेट होना चाहिए ऑफ द क्लाइंट कंपनी। इसके अलावा एक फॉर्मल विसल ब्लोअर पॉलिसी ये बोल रहे हैं कि स्टैब्लिश होनी चाहिए फॉर रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट। एंड चौथा बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एक वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी बोर्ड में होनी चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी नरेश चंद्र कमेटी की, तो ये आपकी आई थी 2002 में। कुमार मंगलम कब आई है, 1999 में आई है। और ये वाली आपकी कब आई है, नरेश चंद्र कमेटी, ये आई है आपकी 2002 में। और ये यहाँ पर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सिविल एविएशन से रिलेटेड कमिटीज थी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के बारे में, तो इन्होंने बोला कि हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आने हैं, इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स हमारी होनी चाहिए ऑडिटर्स के लिए, और साथ में जो ऑडिटर्स हैं वो आपके नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट्स हैं
वो भी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए और ट्रेनिंग करनी है डायरेक्टर्स की। साथ में इन्होंने बोला कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं इनका रोल थोड़ा बढ़ाओ और यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी है इसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो थी इनकी, उसमें इन्होंने बोला कि जो ऑडिटर का रोटेशन है वो हर 5 साल में होना चाहिए, ऑडिट पार्टनर का भी रोटेशन होना चाहिए और फी जो है वो हमारी क्लाइंट से 25% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि जो ऑडिटर्स हैं वो यहाँ पर नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑडिटेड कंपनी को, जिस कंपनी को ऑडिट किया था ऑडिट फर्म ने, वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड बोला गया। अब ये बोल रहे हैं कि क्लॉज 49 में भी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि इंक्लूड की गई थी इनके गवर्नेंस मैकेनिज्म में। तो कौन सा एक लैंडमार्क रिकमेंडेशन है इस कमिटी का? तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 2/3 जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और सॉरी एटलीस्ट यहाँ पर 2/3 ऑफ द नॉमिनेशन और रिन्यूमरेशन कमिटी जो है इसके डायरेक्टर्स हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैंडेट किया है डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स इंश्योरेंस को फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ अप टू टॉप 500 कंपनीज, कि यहाँ पर जो हमारे टॉप 500 कंपनीज हैं इनके डायरेक्टर्स और इनके ऑफिसर्स इंश्योरेंस जो है वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहें। एक फॉर्मल प्रोसेस लाने की बात की है फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, जो कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे। और एक मिनिमम बोर्ड साइज यहाँ पर 7 मेंबर्स का बोला है, जिसमें कि 50% आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें नारायण मूर्ति कमेटी की, तो नारायण मूर्ति आपको पता है इन्फोसिस के यहाँ पर चेयरमैन है, जिन्होंने आपसे बात भी की है कि भाई मेरे को तो यहाँ पर चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यहाँ पर 70 घंटे काम करें। ठीक है, तो क्या क्लॉज 14 में ये वही लेकर आ गए थे? तो ऑफ कोर्स नहीं, नारायण मूर्ति यहाँ पर इसको नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनकी कमेटी काफी इंपॉर्टेंट कमेटी मानी गई है और इन्होंने काफी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस भी इसमें दिए थे। तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अच्छा 2002 में ही ये भी कमेटी आई थी, ये याद रखना सबसे पहले तो, और 2003 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट साइन की थी। तो इन्होंने कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस दिए, जैसे कि ऑडिट कमेटी को स्ट्रेंथन करो और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को थोड़ा इंप्रूव करो। एंड जो कंपनीज यहाँ पर अपना आईपीओ लेकर आना चाहती हैं वो ये बताएं अपना आईपीओ लाने के बाद में कि जो आईपीओ से मिला हुआ पैसा है उसे उन्होंने कैसे यूज किया। कुछ नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी जिसमें इन्होंने बोला कि भाई मेंबर्स जो हैं आपके उनको ट्रेन करो, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते रहो। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें इनके द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भाई जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसको इवैल्यूएट करो, अभी बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक फॉर्मल इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक फॉरवर्ड लुकिंग रिकमेंडेशन के अंडर इसको बोला गया था। नेक्स्ट आती है आपके सामने उदय कोटक कमेटी। तो उदय कोटक जो है अगेन यहाँ पर अब आपको बताना है कोटक ग्रुप के चेयरमैन है ये, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी कमेटी में किस बारे में बात की है कि ओवरऑल ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स, ठीक है, इन्होंने ये प्रोवाइड किया। तो ये एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी है इन्होंने ताकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की फंक्शनिंग को और थोड़ा स्ट्रेंथन कर पाए। ठीक है, तो ये आपकी कमेटी कब आई थी? ये आई थी 2017 में एंड यहाँ पर आपके 21 मेंबर्स थे इस कमेटी के। तो इनका गोल मेन क्या था कि भाई हमें अपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं इंडियन फर्म्स में उनको इम्प्रूव करते हुए हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं एंड शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन है उसका ख्याल रखना है। तो अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इन्होंने बोला कि भाई इनका ना बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ये इंश्योर करने में कि भाई कंपनी किस तरह फंक्शन कर रही है। इनके लिए सेफगार्ड्स और डिस्क्लोजर्स की बात की गई है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में। बोर्ड इवैल्यूएशन की इन्होंने बात की गई कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस को अच्छे से इवैल्यूएट किया जाए और क्या क्या इश्यूज हमारे इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दें। डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर इन रिक्वायरमेंट्स को भी बेसिकली बोला कि हमें इस पर भी ख्याल रखना होगा।
तो अब यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा? पहला बोल रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हमें ट्रेनिंग देनी है, लेकिन यहाँ पर इनको क्रिमिनली लायबल भी मानो अगर कोई मिसमैनेजमेंट ये कर देते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि जो कंपनी है उसको डिटेल्ड रीजंस डिस्क्लोज करने हैं कि भाई किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने आखिर यहाँ पर रिजाइन क्यों करा। तीसरा बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं हमारे ऑडिट कमेटी के वो सभी फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। चौथा बोल रहे हैं कि जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं उनको हम अपने बोर्ड में यहाँ पर अपॉइंट नहीं करेंगे अनलेस कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने इस चीज के लिए सपोर्ट करा है। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, तो इन्होंने यहाँ पर बोला था कि एक हम बोर्ड इंटरलॉक अरेंजमेंट लेकर आएंगे जिसमें कि हम यहाँ पर हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारे प्रमोटर ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनको हम अपॉइंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिलायंस का एक आपका ग्रुप है और इधर के ही लोगों को हम रिलायंस की किसी फैक्ट्री में या किसी और दूसरी ब्रांच में अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दें। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई हमारे जो यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर लेकर आओ जिसमें आप बताओ कि हमारे डायरेक्टर्स की कॉम्पिटेंस क्या है, कितने वो एक्सपर्ट हैं, तो उनकी स्किल्स यहाँ पर डिस्क्लोज करो। तीसरा इन्होंने बात किया कि जो ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन रेन्यूमरेशन कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, इनको आप अच्छे से स्क्रूटनाइज करो कहाँ से यहाँ पर फंड रेज किए जा रहे हैं। नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी को भी बोला कि आप यहाँ पर रिकमेंड करो कि जो पेमेंट हो रही है सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज की वो किस तरह से हो रही है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बात की कि जो लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पर जो नंबर है हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको थोड़ा रिड्यूस करो। तो इन्होंने बोला कि पहले यहाँ पर अगर हम बात करें लिमिट की तो वो आप 8 लिस्टेड कंपनीज जो है बेसिकली यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप वो 8 लिस्टेड कंपनीज कर दो और 7 से ज्यादा या फिर यहाँ पर कोशिश करो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, देखो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 से 3 कंपनीज का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो 7 कंपनी से ज्यादा का ना बने और अगर कोई वैसे डायरेक्टर हैं तो वो 8 कंपनी से ज्यादा का डायरेक्टर ना बने। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बात की थी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं। अब बताओ कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो किस किस चीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन है वो आपको समझने हैं, तभी आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपको आंसर नहीं पता। तो बात हुई थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर बात हुई है कि कितना यहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भाई कंपनी को डिस्क्लोज करने हैं रीजंस कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्यों रिजाइन करना पड़ा। तो ऑफ कोर्स अगर इनकी फंक्शन को स्ट्रेंथन करना है तो यहाँ पर इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कोई अंडर प्रेशर रिजाइन ना कर दे। तो यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, बट यहाँ पर और भी स्किल्स की जरूरत होती है, तो इस बारे में ऐसा कोई खास बात नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है, काफी सारी ऐसी कमिटीज थी जिन्होंने यहाँ पर बोर्ड और कमिटी कंपोजिशन के इशू को एड्रेस किया। ये बोल रहे हैं कौन सी ऐसी कमिटी है जिसने यहाँ पर स्पेसिफिकली रिकमेंड किया कि जो नॉमिनेशन है और जो रेन्यूमरेशन कमिटी है इसमें 2/3 मेंबर्स इसके कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो अभी मैंने बताया था कि ऑडिट कमेटी इसके अलावा नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी के बारे में काफी स्ट्रांगली उदय कोटक कमेटी ने बात की थी, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने ही बोला है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर हमारी नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमेटी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। कि अगर आप 3 मेंबर्स हैं इस कमेटी में तो 2 कौन से होंगे, 2 यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने हाई थ्रेशोल्ड्स की बात की है और 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं एज अ कैपिटल मार्केट वॉचडॉग सेबी ने बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर आया जिससे कि अपने इन्वेस्टर्स को बचा पाए। कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन होना है ग्रीवांसेस का हमारे इन्वेस्टर्स के
उसको, उस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है। और ये इन्वेस्टर्स कौन से होने चाहिए? लिस्टेड कंपनीज के। पहला बोल रहे हैं क्लॉज 49, दूसरा बोल रहे हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीसरा बोल रहे हैं इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल स्कोर्स सिस्टम, जिसको स्कोर्स भी बोलते हैं, और चौथा बोल रहे हैं डीलिस्टिंग पावर एक्ट। स्कोर्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? तो स्कोर्स ही यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। अब अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेबी का कंप्लाइंट रिड्रेस सिस्टम स्कोर्स जो है वो यहाँ पर एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एक सेंट्रलाइज्ड हब की तरह ये काम करेगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, जो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज। ओके, लिस्टेड कंपनीज कौन सी है? जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने अपने आईपीओ वगैरह निकाल दिए हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे जो ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आया है। नेक्स्ट बोल रहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर शेप होती है बाय वेरियस इन्फ्लुएंसेस। तो इनमें से कौन सा एक इंटरनल फैक्टर है जो कि एक कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है कि उस कंपनी की यहाँ पर डायरेक्टली अपने शेप कर सकती है कंट्रोल्स को। तो बताओ कैसे होगा यहाँ पर? पहला बोल रहे हैं नेशनल कल्चर एंड लीगल सिस्टम, दूसरा बोल रहे हैं इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिविज्म जो होगी उनकी, और शेयर होल्डर का एंगेजमेंट, तीसरा बोल रहे हैं स्क्रूटनी जो यहाँ पर मीडिया और पब्लिक से होती है, चौथा बोल रहे हैं एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर प्रमोटेड बाय द मैनेजमेंट। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप खुद समझो कि जो नेशनल कल्चर है या जो लीगल सिस्टम है वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, है ना? दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं इन्वेस्टर की जो एक्टिविज्म है, तो ठीक है, इन्वेस्टर्स की एक्टिविज्म यहाँ पर या शेयर होल्डर का एंगेजमेंट इसको बूस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल चीजों को मैटर नहीं करेगा। मीडिया और पब्लिक अगेन यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। जो एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर है वो यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट ही प्रमोट करेगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे लिए एक इंटरनल फैक्टर है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्टीवेट किया जाता है कि कैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसीज हैं, कैसी प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह के यहाँ पर हमारी लीडरशिप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें कि कंपनीज अपने अलग अलग टूल्स और प्रोसेसेस यूज करती है ताकि गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर पाए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक्सटर्नल मैकेनिज्म इनमें से कौन सी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? तो एक्सटर्नल मैकेनिज्म जिसके थ्रू यहाँ पर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बूस्ट कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस यहाँ पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शन देखकर ही आप इसको हटा सकते हो क्योंकि एक्सटर्नल आपसे पूछा गया है। फिर बोल रहे हैं मैनेजमेंट टीम की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, तो अगेन ये एक इंटरनल फैक्टर हो जाता है। तीसरा बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर, जो आपके ऑडिटर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जैसे यहाँ पर आपके पास में बिग फोर होते हैं, है ना, बिग फोर कंपनीज आपकी ऑडिटिंग कंपनीज होती है, जैसे E&Y हो गया, PwC हो गया, तो यहाँ पर ये आपके लिए काम कर दे सकती है और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म है जहां पर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को हम हायर करेंगे कि आप एक अनबाइस्ड वेरिफिकेशन करो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, इन्होंने अगर नहीं किया तो क्या होता है? फिर अगर कुछ भी यहाँ पर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो इनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाती है। एन एम्प्लॉय एट अ लार्ज फैमिली कंट्रोल्ड इंडियन कंपनी डिस्कवर्स फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, लेकिन ये यहाँ पर डर रहा है क्योंकि पोटेंशियल रिटेलिएशन देखने के लिए मिलेगा और जो फॉर्मल चैनल्स हैं वो इनको देखने के लिए नहीं मिल रहे कि वो अपने कंसर्न्स को बेसिकली वॉइस कर सकें। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे सिनेरियो में क्या दो एथिकल चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मान लो आपकी फर्म है कोई और आपकी फर्म में कुछ तो इंटरनल प्रैक्टिसेस चल रही है जो सही नहीं है, और लेकिन अब आप यहाँ पर इसको वॉइस आउट नहीं कर पा रहे हो, आप इसके बारे में आवाज नहीं उठा पा रहे हो, आपको कुछ फियर्स है। तो क्या दो स्पेसिफिक एथिकल चैलेंजेस आपके सामने हैं? पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वीक बोर्ड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं। दूसरा है एनवायरमेंटल डैमेज और लेबर राइट की वायलेशन। अब हमने देखा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, फैमिली कंट्रोल बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और जो लेबर की राइट्स हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं। तीसरा बोल रहे हैं सिलेक्टिव डिस्क्लोजर या फिर लैक ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास में इन्होंने सिलेक्टिव डिस्क्लोजर किया
और कोई भी फॉर्मल चैनल इनके पास नहीं है जिसमें कि अपनी वॉइस को रेस कर सकें। चौथा बोल रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। तो क्या हम अपने शेयर्स बेचने जा रहे हैं या फिर हमारे शेयर्स इशू हो रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हमने पास ऑन कर दी? नहीं। क्या यहाँ पर कोई भी लेबर आपको दिख रही है जिनके साथ में कुछ गड़बड़ की गई? नहीं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? सिलेक्टिव डिस्क्लोजर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में या तो हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, दूसरा यहाँ पर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है वो हमारे पास नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर दिक्कत कर देगा। एक कंपनी ने इन्वेस्ट करा है अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पर कुछ कमिटमेंट्स दिखाए हैं सोशल कॉजेस के लिए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर टॉप टैलेंट इनके पास काम करने आता है, इनकी ब्रांड इमेज अच्छी हो जाती है और कस्टमर लॉयल्टी भी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये सब किस चीज का एग्जाम्पल है? तो पहला बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हम यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर इनेक्ट करने में लगा रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि बेनिफिट्स यहाँ है हमारे, जो भी एक अच्छा CSR है, प्रोसेस ऑफ ग्रीन वॉशिंग है या फिर की एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, लोग आना चाहते हैं, तो बी आपका आंसर बन जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं SCL का। तो SCL में यहाँ पर एक शिवनादर यूनिवर्सिटी, शिवनादर के कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह ओपन होते हैं। तो शिवनादर ने अपने स्कूल्स खोल रखे हैं जहां पर वो बहुत ही कम उसमें यहाँ पर बहुत ही कम फी या फिर 0 फी चार्ज करते हैं और लोगों को यहाँ पर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर इतने टैलेंटेड निकलते हैं और इनको अगर इनका टैलेंट अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में इनको एडमिशन मिलता है, तो ये स्कॉलरशिप्स के थ्रू यहाँ पर इनकी फी पेमेंट भी करते हैं। तो लोग ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर ट्रेन होकर आते हैं तो इसी कंपनी में SCL में ही जॉब करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अच्छे बेनिफिट्स हमें एक इफेक्टिव CSR के देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा, शिवनादर जी के बारे में उतनी बात नहीं होती है जितनी रतन टाटा जी के बारे में होती है। आई एम नॉट कंपेयरिंग हियर बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पर शिवनादर जी जो हैं उनको भी काफी ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड्स मिलते रहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। तो काफी अच्छा काम है इनका भी। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर आता है, जहां पर कंपनी को क्या देखना होता है कि पिछले 3 साल में जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, उसका इनको 2.5% किसमें देना पड़ता है? CSR के थ्रू कंट्रीब्यूट करना होता है। और यहाँ पर हम लॉसेस वाले ईयर्स को काउंट नहीं करते हैं या फिर जब हमारे पास में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो वर्क करता है। अच्छा, 2% है यहाँ पर, एटलीस्ट 2% है, 2.5% नहीं है, हल्का सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो 2% यहाँ पर आपका एवरेज नेट प्रॉफिट देखा जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। RP Academy इस इंडिपेंडेंस वीक ऑफर में आप लोगों को यहाँ पर 50%, 30% और 20% ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फ्रीडम 30 यहाँ पर 20 कोड यूज करना है और आपको टेस्ट सीरीज पर 20% ऑफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अपने इंडिपेंडेंस ऑफर में जिसमें कि फ्रीडम 50 कोड आप यूज करते हैं, तो आपको कॉम्बो कोर्सेज पर 50% ऑफ मिलेगा और 30% ऑफ मिलेगा इंडिविजुअल कोर्सेज पर। इसके अलावा कूपन कोड की बात करें तो यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाने हैं फ्रीडम 30, फ्रीडम 50 और फ्रीडम 20, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो फ्रीडम 20 कूपन कोड आपका लगेगा, फ्रीडम 30 आपका लगेगा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज के लिए और इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हमारे साथ में डिस्क्रिप्टिव महापैक यूज करना या फिर UPSC EPFO का कोर्स या फिर सेबी ग्रेड ए और PFRDA ग्रेड ए का कोर्स, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सभी ऑफरिंग्स यहाँ इमेज में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। अलोंग विद दिस IFSC PFRDA ग्रेड ए का कोर्स एंड अलोंग विद दैट RBI NABARD के सेबी के आपको कॉम्बो कोर्सेज भी हमारे पास मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, RP Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इन कोर्सेज को आप बाय कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये सभी कोर्सेज आपके PDF कोर्सेज हैं और मॉक्स आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो ताकि आपको एक प्रॉपर एग्जाम वाला यहाँ पर सीन देखने के लिए मिले। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई नई सीरीज स्टार्ट करूं तो वो भी आप बता सकते हैं, एज यहाँ पर मैनेजमेंट आज हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट।
तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर मैं यहाँ पर एक कोशिश करूंगी क्लास लेकर आऊं जिसमें मैं आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करवा दूं थोड़े आरबीआई लेवल के, है ना। अभी जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ज्यादा किए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि एक और क्लास लेकर आऊं जिसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस हो तो वो भी मैं आपके लिए ले आऊंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई सीरीज में एक नई लर्निंग के साथ में। थैंक यू सो मच।